पॉलिटी सीरीज का ये हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए। पॉलिटी के साथ साथ हमारा ज्योग्राफी सीरीज भी आ रहा है, करंट अफेयर सीरीज भी आ रहा है। उन सब वीडियोस पर भी आप लोगों को काम करना है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी कंपटीशन रिलेटेड है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो या दरोगा हो, सचिवालय हो, सभी में ये काम करेगा। और जो भी वीडियोस बनता है उसका जो पीडीएफ है वो प्लेलिस्ट में आप टेलीग्राम चैनल में जाइएगा तो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जब हम अपने संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं तो हम अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अपने संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपने संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन है अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। अब ऐसा क्यों? अब याद रखिएगा, कहीं भी मौलिक अधिकार में इस तरह की चीजों को नहीं बताया गया है। यह कहाँ मिलेगा हमें? मौलिक कर्तव्य में। तो हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ जान ले। मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ या रूस से। अब सोवियत संघ यहाँ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में रूस लिखा हुआ, क्या सोवियत संघ ही रूस है? नहीं। सोवियत संघ 1922 ईस्वी में बना था। 1991 में यह 15 भागों में विभाजित हो गया। जब सोवियत संघ 15 भागों में विभाजित हुआ तो उन विभाजित खंडों में से जो सबसे बड़ा जो भाग था उसी को कहा गया रूस। इसके अलावा अभी आप यूक्रेन देख रहे हैं, वो भी उसी समय 1991 में अस्तित्व में आया है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, ये जितने भी हैं ऐसे 15 भागों में ये विभाजित हुआ है। कब? 1991 में। तो 1991 से पहले सोवियत संघ था। सोवियत संघ का बड़ा वाला टुकड़ा रूस। तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सोवियत संघ या रूस दोनों में से कोई ऑप्शन देगा। तो सोवियत संघ के संविधान से हम लोगों ने लिया है और इसे हम लोगों ने अपने संविधान में शामिल किया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। यह जो अधिनियम है, इस अधिनियम को लाने के पीछे जिस व्यक्ति का श्रेय जाता है वह है सरदार स्वर्ण सिंह जी। सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिन्होंने अपने सिफारिश पर जो है कुछ सिफारिशें इन्होंने की थी। उसी सिफारिश के आधार पर भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है, जो मौलिक कर्तव्य है वो किस कमेटी के सिफारिश पर आया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब आया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। किस प्रधानमंत्री के काल में? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी इस समय। जिस समय मौलिक कर्तव्य आया उस समय कर्तव्यों की संख्या थी 10, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य में एक अन्य चीज जोड़ दिया गया, यानी 10 से बढ़कर 11 हो गया। वह कौन सा था? वह था आपका शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार था वह अब कर्तव्य के रूप में भी शामिल हो गया। किसमें? मौलिक कर्तव्य में। 86वां संविधान संशोधन 2002। ये वर्तमान में कहा मिलेगा? भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के 1 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरह ही इसकी प्रकृति न्यायिक गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक कहने का मतलब जो है, इसे कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। कोर्ट में चुनौती ना तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिया जा सकता है और ना ही मौलिक कर्तव्य को। अब गैर न्यायिक है लेकिन इसे न्यायिक भी बनाया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अगर आप राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करिएगा तो फिर उसके लिए कानून बना हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको जो है देशद्रोह तक घोषित किया जा सकता है, आपको आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है न्यायिक तो कहीं ना कहीं है। लेकिन इसी में आप मान लीजिए, जैसे एक ऑप्शन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने देश का विकास करिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंस पढ़िए, साइंस पढ़ करके जो है अपना भी डेवलपमेंट करिए, अपने देश का भी डेवलपमेंट करिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो पढ़वे नहीं किए हैं, पढ़ाइए नहीं किए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह जो है आपका हम कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट जाकर के कहेंगे कि ये व्यक्ति नहीं पढ़ा है, इसको जो है जेल में डाल दीजिए। नहीं। तो आपका जो मौलिक कर्तव्य है उसे
न्यायिक बनाया भी जा सकता है अगर सरकार चाहे तो, लेकिन साधारणतः यह गैर न्यायिक है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। मौलिक कर्तव्य की सूची। मौलिक कर्तव्य 11 है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उन्हीं को लिखा है। संविधान का पालन करिए, पहला है संविधान का पालन करिए, उनके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज वगैरह का सम्मान करिए, अच्छी बात है। दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करिए। एकता और अखंडता, संप्रभुता यानी कि भारत अपने फैसले स्वयं लेता है, तो ऐसा कोई काम मत करिए कि भारत की संप्रभुता खतरे में आ जाए, एकता और अखंडता खतरे में आ जाए। मत बोलिए कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है। अगर ऐसा कोई बात आप कहते हैं तो ये एकता और अखंडता के लिए खतरा माना जाएगा। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर, बुलाए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करना है, अगर जरूरत पड़ा, मान लीजिए युद्ध का स्थिति है, उस समय अगर हमें बुलाया जाता है, भले हमने ट्रेनिंग नहीं किया है, फिर भी हमको जाना चाहिए, क्योंकि देश सेवा की बात है। भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व भाईचारे का विकास करना है। सभी लोग आपस में भाईचारे का विकास करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके रहिए। ऐसी प्रथाओं का त्याग करिए जो स्त्री का सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे स्त्रियों का असम्मान हो। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, वही चीज कहा गया है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसका सम्मान करें। हमारा एक संस्कृति है, एक कल्चर है, एक अपना सभ्यता रहा है, तो इसका जो है सम्मान करना सीखिए। वेस्टर्न कल्चर को भी सम्मान करिए, लेकिन अपना जो सभ्यता संस्कृति है इसको हमको सम्मान करना चाहिए, ये कहा गया है हमारे मौलिक कर्तव्य में। विज्ञान का विकास करिए। विज्ञान के विकास से आपका भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने देश का विकास करने के बारे में कहा गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से खुद को दूर रखे। मारपीट दंगा फसाद मत करिए। भाईचारे के बारे में पहले ही बताया गया है। यहाँ कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति, यानी कि अगर लाल किला में आप जाते हैं या ताजमहल में जाते हैं तो उन्हें गंदा मत करिए, कहीं थूकिए नहीं। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति है वो है, उसको सुरक्षित रखना है, साफ सुथरा रखना है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों के लिए जो है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अवसर मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य में शामिल हुआ कब? 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से वर्षों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? बताइए, राष्ट्रीय आपात कब कब लगा है भारत में? क्या हो जाएगा सही उत्तर? 1962, 71 और 1975। तो आपातकाल क्या होता है? तो देखिए, आपातकाल को अगर आपको जानना है तो उसके लिए हमें भाग 4 में जाना पड़ेगा। भाग 4 में अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक में इसका वर्णन है। टोटल 3 प्रकार के आपातकाल है। एक राष्ट्रीय आपात, जो संपूर्ण देश पर या देश के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर लगाया जाता है। राजकीय आपात, ये राजकीय आपात या राष्ट्र, इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये राज्य पर लगाया जाता है, किसी एक राज्य पर। वित्तीय आपात, ये पूरे देश पर लगेगा, तब लगेगा जब आरबीआई यह घोषणा कर देगा कि अब जो है देश के पास जो है संचित भंडार नहीं है, देश को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा नहीं है, तो ये पैसा खत्म होने पर लगेगा वित्तीय आपात। राजकीय आपात कब लगता है या राष्ट्रपति शासन? जब राज्य जो है, राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था अब संचालित होने योग्य नहीं है, यानी राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, तो उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपात लगता है। या राज्य में जो है अब कोई सरकार बहुमत में नहीं है, तो उस कंडीशन में जो राज्यपाल हैं वह राजकीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो बात है, यह दो ही कंडीशन में हो सकता है, जब सेना भारत में विद्रोह कर दे, सेना सरकार के खिलाफ आ जाए, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। दूसरा कंडीशन है कि यदि कोई विदेशी देश भारत में आक्रमण करने का प्रयास करे, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लगा है। कब कब? पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। याद रखिएगा, 1962 में जो आपातकाल लगा था यह भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी लागू था 1965 में, इसलिए 1965 याद नहीं रखना है, 1962 वाला ही 1965 तक लागू था।
इसीलिए 1962 भारत चीन युद्ध के समय पहली बार लगाया गया था। उसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया उस समय तीसरी बार लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने अपने तानाशाही का प्रयोग करते हुए जो है आंतरिक अशांति के आधार पर जो है 1975 में आपातकाल लगा दिया गया था। इसी कारण से जो है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 जो 1975 के 3 साल बाद यहाँ इंदिरा गांधी ने जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था उसको समाप्त करके अब कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। कब? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में यह बात कहा गया। अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 जो है स्वतः लंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 19 को स्वतः लंबित कर देंगे, यानी कि राष्ट्रपति ने जैसे ही कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है तो आप ये समझ जाइए कि अनुच्छेद 19 के तहत बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, जो भी अधिकार अनुच्छेद 19 में आते हैं वो सभी अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि सभी अधिकार छीन जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 के तहत जो है दोष सिद्धि का अधिकार, अगर आपको जेल हुआ है तो दोष सिद्धि का अधिकार आपके पास रहेगा, नहीं छीना जाएगा। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जाएगा। बस समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? बहुत आसान सवाल है। उत्तराखंड हाईकोर्ट नहीं, राजधानी में होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देहरादून में होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं याद रखिएगा, नैनीताल में है। अब हम लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, ये वही लिस्ट है जिसका मुख्यालय जो है उसके राजधानी में नहीं है। कुछ ऐसा है जिसकी राजधानी में है, इसमें मिला करके हम लिख दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दिए हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद न्यायालय का नाम यहाँ देखिए, न्यायालय का नाम दिया हुआ है कलकत्ता हाईकोर्ट। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट है ये, 1862 में। सबसे पुराना हाईकोर्ट कहने का मतलब जो अभी अस्तित्व में है। अभी मत कहिएगा कि 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो पहला वाला बनाया गया था, नहीं, हम उसके बारे में नहीं कह रहे हैं, वो अभी नहीं है, वो अभी नहीं है वर्तमान में। भारत का जो सबसे पुराना हाईकोर्ट है उसका नाम है कलकत्ता हाईकोर्ट। कब अस्तित्व में आया? 1862। और इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप और पश्चिम बंगाल। आपको याद होगा कि हमने बताया था अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में हमने बताया था कि प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन वहीं हमने एक और आर्टिकल बताया था अनुच्छेद 231, इसमें फिर से कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य का एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो अनुच्छेद 214 में जो बात कहा गया है, 231 में जो बात कही गई है, 231 में कहा गया 2 या 2 से अधिक राज्य का एक हाईकोर्ट हो सकता है, यह 214 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा। और ऐसे भी अंडमान निकोबार राज्य थोड़ी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल, ये दोनों का जो हाईकोर्ट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? कलकत्ता में, दोनों का। अब ऐसा क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो अंडमान निकोबार है वो तो नजदीक पड़ता है ना। अंडमान निकोबार नजदीक पड़ेगा किसका? कलकत्ता का। यहाँ अंडमान निकोबार देखिएगा और यहाँ देखिएगा कलकत्ता है, यहाँ कलकत्ता है। तो कलकत्ता के निकट होने के कारण जो है अंडमान निकोबार छोटा सा क्षेत्र है, कम पॉपुलेशन है, तो एक अलग हाईकोर्ट नहीं सरकार बनाएगी। तो अंडमान निकोबार जो हाईकोर्ट, अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट कहाँ? कलकत्ता हाईकोर्ट ही है। पश्चिम बंगाल का भी कलकत्ता हाईकोर्ट है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862। उसी प्रकार से जो है दूसरा हाईकोर्ट भारत का है वो है आपका मुंबई। याद रखिएगा, ये इसके बाद बना है, एक ही साल में बना है लेकिन इसके बाद बना है। मुंबई हाईकोर्ट की स्थापना 1862। और मुंबई हाईकोर्ट में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, ये सब इसी एरिया में देखिएगा। इधर देखिएगा आपका, इधर गोवा हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, इधर आपका दादर नागर हवेली, दमन द्वीप हो गया, सब आस ही पास है ना। तो इसीलिए इन सभी का जो है हाई कोर्ट आपको कहाँ बना दिए गए हैं? मुंबई। ठीक है। अब मुख्य पीठ लिखे हैं, खंडपीठ एक होता है। खंडपीठ मतलब एक ये हो गया मेन, हो गया मेन ब्रांच, इसका जो है एक छोटा सा ब्रांच कहीं और है। अगला है आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसका मुख्यालय जबलपुर है, राजधानी भोपाल है लेकिन राजधानी में नहीं है। कहाँ है? जबलपुर में है इसका मुख्यालय।
हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, लेकिन जयपुर में नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? जोधपुर में, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय देखिए इसका बहुत सारा जो है, कई 4 राज्य में है ये, 4 राज्य का सुनवाई गुवाहाटी उच्च न्यायालय में होता है। मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड, इन चारों का सुनवाई कहाँ होता है? गुवाहाटी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी। और इसका खंडपीठ जो है, यह आपको तीनों जगह मिलेगा, यानी कि बाकी 3 राज्य, आइजोल में भी मिलेगा, ईटानगर में मिलेगा, कोहिमा में भी मिलेगा। नागालैंड वाला कोहिमा में मिल जाएगा, नहीं, ईटानगर वाला आपको अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम का जो है आपका आइजोल वगैरह में मिल जाएगा। तो ऐसे इसका अलग अलग खंडपीठ है। न्यायालय, इसके बाद है आपका चेन्नई उच्च न्यायालय। याद रखिएगा, चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुए हैं। इसका अधिकार क्षेत्र है पांडिचेरी और तमिलनाडु। ठीक है, मुख्य पीठ चेन्नई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में उत्तर प्रदेश में है। मुख्यालय इसका खंडपीठ जो मुख्य ब्रांच है इलाहाबाद में। उड़ीसा उच्च न्यायालय का उड़ीसा का राजधानी आप जानते हैं, लेकिन राजधानी में जो है आपका, इसका जो है आपका मुख्य पीठ नहीं है। मुख्य पीठ कहाँ है? कटक में। यानी कि उड़ीसा का भुवनेश्वर में आपको नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कटक में। ये सब याद रखना, यही सब एग्जाम में पूछता है आपका। केरल उच्च न्यायालय, केरल के अंतर्गत कौन आएगा? केरल और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सामने है, यहाँ पे है लक्षद्वीप आपको, इसीलिए जो है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सामने है, इसीलिए केरल और लक्षद्वीप दोनों का उच्च न्यायालय कहाँ मिलेगा आपको? केरल में। और केरल में कहाँ? तो कोच्चि में। इसका खंडपीठ कहाँ होगा? लक्षद्वीप में। हाँ, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसका भी जो मुख्यालय है ये आपका मुख्य पीठ है, ये रायपुर में नहीं है, ये कहाँ है? बिलासपुर में। इतना सारा आपको लिस्ट याद रखना है। 4 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। ऐसे ही राष्ट्रपति के विषय में कौन सा अनुच्छेद है? यानी कि राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत, तो वही अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी है। किस अनुच्छेद के तहत? तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 123। अब अध्यादेश क्या होता है? हम बताए थे, जब सदन का कार्यवाही नहीं चल रहा हो, यानी कि मान लीजिए अगर राज्य है तो वहां विधानसभा का कार्यवाही नहीं चल रहा है, और अगर केंद्र है तो वहां लोकसभा और राज्यसभा का कार्यवाही नहीं चल रहा है। जब सदन का कार्यवाही नहीं चल रहा होता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 123 के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश यानी टेम्पोरेरी कानून लागू कर सकता है। वह टेम्पोरेरी कानून कितने समय तक लागू रहेगा? 6 महीना तक। 6 महीने से ज्यादा समय तक यह लागू नहीं रहेगा, 6 महीना से ज्यादा समय तक लागू नहीं रहेगा। लेकिन उस 6 महीने के भीतर आपका जब भी संसद की बैठक होगी, तो बैठक के पहले 6 सप्ताह में ही उस कानून को यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश को पारित करवाना पड़ेगा। जब राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित हो जाएगा तो यह परमानेंट कानून बन जाएगा, और अगर ये पारित नहीं होता है 6 सप्ताह के भीतर, ये 6 सप्ताह कंडीशन है, संसद के सदन के बैठक के 6 सप्ताह यानी 42 दिन, संसद के बैठक के 42 दिन के भीतर अगर वह अध्यादेश पारित नहीं होता है तो कानून स्वतः समाप्त हो जाएगा, और अगर पारित होता है तो यह अनंत काल के लिए कानून बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज्य के राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 के तहत यह शक्ति है, और राष्ट्रपति के पास जो है आर्टिकल 123 के तहत। ऐसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहली बार जो है, अध्यादेश का पहली बार जो जानकारी हम लोगों को मिलता है वो 1861 के एक्ट के तहत, जब गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। एक रीट जारी करने में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रीट के बारे में पूछा गया है। उत्तरदाता उस कार्यकाल का हकदार नहीं है, यानी कि जो जवाब दे रहा है, जवाबदेही वाला व्यक्ति उस कार्यालय का हकदार नहीं है। न्यायालय कह रहा है जिस जगह वह कार्य कर रहा है, यानी कि जिस जगह आप कार्य कर रहे हैं, वह जो कार्य है वह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, आपके हक में
आप उसके हकदार नहीं हैं, या वह एक विशेष अधिकार था जिसका आप प्रयोग कर रहे थे, वह एक पार्टिकुलर क्षेत्र या अधिकार था जिसका आप प्रयोग कर रहे थे, आप उसके योग्य नहीं हैं। यही इस सेंटेंस का अर्थ है। देखिए, पॉलिटी है तो आपको सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा और स्वतः समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम चीजों को जानते हैं फिर भी आंसर नहीं कर पाते हैं। कारण क्या होता है? यही शब्द और शब्द का अर्थ। तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और अच्छे से चीजों को समझना भी पड़ेगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइए? निषेधाज्ञा, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका हो जाएगा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा यानी किस अधिकार से आप बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि कौन सा अधिकार है भाई, किस अधिकार से आप बैठे हुए हैं। इसको क्वो वारंटो भी कहते हैं अंग्रेजी में। अभी देखते हैं हम। तो चलिए समझते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जब किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने बचाव के लिए जो है 5 प्रकार का रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जारी करवा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाएंगे 226 और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 32। पहला रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अंग्रेजी भी याद होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, परमादेश मैंडमस, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोररी, अधिकार परीक्षा यानी कि क्यो वारंटो। अब आप कहिएगा कि अंग्रेजी काहे लिख दिए, सब में तो अंग्रेजी नहीं लिखते हैं आप। ये अंग्रेजी एग्जाम में पूछा जाता है, अंग्रेजी को हिंदी में लिख देगा, इसीलिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों को याद कर लीजिए बढ़िया से। हैबियस कॉर्पस रिट यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है ना, उस गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करिए, ताकि हम उससे पूछ सके कि क्या जो क्राइम हुआ है या कुछ उस तरीके का है, क्या ये सही है या गलत। और इसी में अगर कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति जो है आपका सही है, तो उस कंडीशन में जो है कोर्ट उसे छोड़ने का भी आदेश दे सकता है, और जिस अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया है उस पर जो है कार्रवाई भी कर सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, किसी भी गलत सही व्यक्ति के साथ गलत नहीं हो सकता है जब तक हमारे यहाँ न्यायालय है। बस लड़ाई को लड़ना पड़ता है। तो हैबियस कॉर्पस समझ गए। दूसरा है परमादेश। परमादेश किसी अधिकारी के लिए जारी होता है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको कोई काम सौंपा गया है और आप काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय के द्वारा वह व्यक्ति जिसका आपको काम करना था वो चले जाएगा न्यायालय के पास और कहेगा देखिए सर, इस व्यक्ति को आपने इस पद के लिए नियुक्त किया है, ये व्यक्ति वो काम कर ही नहीं रहा है। तो कोर्ट आदेश देगा कि अपना काम ढंग से करिए जी। अगला है आपका प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन का अर्थ होता है मना करना। इसके द्वारा जो है न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध यह रीट जारी किया जाता है। इसमें न्यायालय क्या कहेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके काम करिए, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो काम मत करिए। जैसे सिंपल सा मामला समझिए, जैसे जुबिनाइल। जुबिनाइल कोई छोटा सा बच्चा, छोटा बच्चा कहने का मतलब मान लीजिए कि कोई 14 साल का बच्चा है, मर्डर कर दिया। अब उसका जो सुनवाई है उसका जुबिनाइल कोर्ट में होगा, बच्चों के कोर्ट में होगा। वह हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट नहीं सुनवाई करेगा। अगर ये हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो तुरंत वहां से सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए और अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके काम करिए। ये मुद्दा आपका नहीं है, ये मुद्दा जुबिनाइल कोर्ट का है। तो उस कंडीशन में प्रोहिबिशन रेट जारी होगा। उत्प्रेषण रेट, उत्प्रेषण रेट भी न्यायालय के लिए ही जारी होता है। ऊंचा वाला न्यायालय, हाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, और हाई कोर्ट नीचे वाले न्यायालय के लिए जारी करता है। इसमें कहेगा कि आपके पास जितने भी लंबित मामले हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं, मान लीजिए 10 साल से पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगेगा तो वो कहेगा, नीचे वाले न्यायालय को कहेगा कि लाइए अपना मामला लाइए, हम इस पर सुनवाई करेंगे। यानी कि लंबित मामले को अपने पास बुलाएगा उत्प्रेषण रीट के माध्यम से। अधिकार परीक्षा रीट, ये वही रीट है जिसमें किसी अधिकारी को पूछा जाएगा कि आपने कैसे इस पद को प्राप्त किया है। मान लीजिए आपने मैट्रिक पास नहीं किया और आप डीएम बन चुके हैं, किसी किसी भी तरीके से मान लीजिए कि डीएम बन चुके हैं, गलत फर्जी तर्जी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ दे करके। तो बाद में जब पता चलेगा कि अरे ये तो मैट्रिक को पास नहीं किया है, डीएम बन करके बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सा रीट जारी हो जाएगा? अधिकार परीक्षा रीट। बस समझ रहे हैं? तो ये है आपका रीट।
अगला है हमारा निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। दिल्ली है, पांडिचेरी है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा सीटें हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा सीटें हैं, मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां राज्यसभा सीट है? दिल्ली, पांडिचेरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, इसमें से लद्दाख में नहीं है, दिल्ली में है, पांडिचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। तो आप जानते हैं 2019 में इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद लद्दाख में तो विधानसभा नहीं रखा गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा रखा गया था। जहां विधानसभा होगा भैया, वहां विधानसभा के सदस्य राज्यसभा सदस्यों को चुनेंगे, यानी कि यहाँ राज्यसभा सदस्य है ऑलरेडी। यहाँ भी है, दिल्ली में ही है, विधानसभा है तो दिल्लियों में है, पांडिचेरी में है तो पांडिचेरियों में है। आप जानते हैं ना कि जो 1990 में जो है दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा का स्थापना किया गया था। जम्मू कश्मीर में तो था ही, अभी हाल ही में जो है परिसीमन आयोग का गठन भी हुआ था जम्मू कश्मीर में। तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, इन तीनों जगह पर यानी कि 1, 2 और 4, इन मतलब डी ऑप्शन जो है यहाँ जो है आपको राज्यसभा सीटें मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम आज पूर्ण राज्य, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए पूर्ण राज्य चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर। पूर्ण राज्य, राज्य किसे कहेंगे? विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, तीनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहले देखिए निर्वाचन। जब निर्वाचन, विधानसभा का चुनाव यहाँ होता है, राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है। अब विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश है तो विधानसभा चुनाव यहाँ भी होगा। लेकिन जो बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा नहीं है, वहां विधानसभा चुनाव नहीं होगा। संवैधानिक ढांचा, यहाँ पर जो है जब भी आप राज्य में जाइएगा तो यहाँ मुख्यमंत्री जो है आपको वास्तविक प्रधान के रूप में दिखेंगे और राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रधान के रूप में दिखेंगे। यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है और मुख्यमंत्री विधानसभा से चुन करके बनते हैं। विधान परिषदों बनता है, वो बाद में समझाएंगे कभी, लेकिन फिलहाल विधानसभा है तो उससे समझिए। विधानसभा चुनाव, राज्य विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, जहां ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, वहां मुख्यमंत्री होता है, साथ साथ उपराज्यपाल। जैसे पांडिचेरी में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, अभी लद्दाख में चले जाइए, जम्मू का सॉरी लद्दाख नहीं, लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जम्मू कश्मीर में चले जाइए तो यहाँ मुख्यमंत्री होगा और साथ साथ उपराज्यपाल भी होगा। हालांकि अभी यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है, अभी चुनाव होगा तब फिर आप देखिएगा वहां मुख्यमंत्री भी होगा, उपराज्यपाल तो है ये है। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त यहाँ होता है। ठीक है। कानून, यहाँ कानून कौन बनाएगा? राज्य, जो पूर्ण राज्य है, यहाँ राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के कानून बनाता है। राज्य भी कानून बनाता है, केंद्र भी कानून बनाता है, दोनों का कानून लागू होता है नहीं। लेकिन जब विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में जाइएगा तो यहाँ भी वह केंद्र शासित प्रदेश कानून बनाता है, लेकिन कानून बनाने से पहले यहाँ पे जो है आपको उपराज्यपाल का परमिशन लेना पड़ेगा। उपराज्यपाल से परमिशन लीजिए, उसके बाद ही जो है उपराज्यपाल अगर कहेगा कि ना 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 इस मुद्दे पर कानून नहीं बना सकते तो नहीं बना पाइएगा। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हो जाता है। यहाँ तो भाई है ये नहीं है मुख्यमंत्री तंत्री, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट केंद्र सरकार का कानून यहाँ पे लागू हो जाएगा। कहाँ? बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में। यहाँ का पुलिस कैसे काम करती है? राज्य में जो पुलिस होगा वो राज्य सरकार के अधीन होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां का पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आता है। दिल्ली, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस का वैकेंसी तकंसी सब आता है, सीपीओ तीपीओ आदमी भरवे करता है। तो यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है। आज जब बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में जाइएगा, यहाँ तो कुछ है ये नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो केंद्र सरकार का ही कानून चलेगा। जम्मू कश्मीर में जो है राज्यसभा सीट कितना है? तो 4। पांडिचेरी में कितना है? तो 1। दिल्ली में कितना है? तो 2। सॉरी, दिल्ली में 3 है। नीचे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको पता है? दिल्ली में 3 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, पांडिचेरी में 1 है राज्यसभा सीट। याद रहेगा इतना सारा? निम्नलिखित में से किसके द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई है? फेडरल कोर्ट यानी कि केंद्रीय न्यायालय की स्थापना हुई है भारत में किसके तहत? बहुत आसान सवाल है। 1935 के एक्ट के तहत। 1935 के एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय न्यायालय की स्थापना हुई है। 1992 के एक्ट के तहत जो है हम लोगों को पहली बार जो है बजट में
जो भी भारतीय सदस्य विधानसभा में थे ना, उनको जो है बजट में बहस करने का अधिकार पहली बार मिला था। पहली बार बजट कब पेश हुआ था? 1960 में। पहली बार बजट कब पेश हुआ था? तो 1960 में। 1960 पहली बार बजट पेश हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में ना। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1960 में पहली बार बजट पेश हुआ था। पेश किसने किया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा जो है, जेम्स विल्सन के द्वारा जो है पहली बार बजट पेश किया गया था। सॉरी, 1960 साठ बता रहे हैं जी, 1860 है, 1960 का है हम बता रहे हैं, 1860 में। तो याद रखिएगा, पहली बार बजट के मुद्दे पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार 1892 के एक्ट के तहत मिला था। 1909 का भारत शासन अधिनियम एक ऑप्शन था। 1909 के भारत शासन अधिनियम जो है, यह जाना जाता है पृथक निर्वाचन मंडल, सांप्रदायिक चुनाव के लिए जाना जाता है। इस समय जो लॉर्ड मिंटो, जो भारत के वायसराय थे, इन्होंने भारत को विभाजित, यानी कि हिंदू मुसलमान को लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करवाने के लिए मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट रिजर्व कर दिया और कहा कि इस क्षेत्र से, इस सीट से मुसलमान ही लड़ेगा और मुसलमान ही वोट देगा। तो क्वेश्चन पूछता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कब हुआ? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसीलिए जो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का पिता भी कहा जाता है। इसी के तहत जो है भारतीयों को खुश करने के लिए, इधर तो दुख दे दिया कि हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया, लेकिन इधर थोड़ा सा खुश करने के लिए कहा कि देखिए, 1973 से लेकर के अब तक वायसराय के कार्यकारी परिषद में कोई भी भारतीय नहीं था। अब भारतीय सदस्य भी वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल हो सकता है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले विधि सदस्य के रूप में शामिल हुए थे, किसमें? वायसराय के कार्यकारी परिषद में। अगला है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत जो है विषय को, प्रांतीय विषय यानी कि राज्य का जो विषय था, उसको दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय वो विषय थे जिस पर गवर्नर या वायसराय कानून बनाता था, और हस्तांतरित विषय वो विषय थे जिस पर विधानसभा कानून बनाती थी। पहली बार ऐसा किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल यानी कि हिंदू मुसलमान, पहले तो मुसलमानों को अलग किया गया। 1919 में ईसाइयों के लिए अलग सीट, आंग्लो इंडियन और सिख के लिए भी अलग सीट की व्यवस्था की गई। इसी एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को जो है वोटिंग का अधिकार दिया गया था। ऐसे याद रखिएगा, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। कब? तो याद रखिएगा 1893 में। इसी एक्ट के तहत 1926 में यूपीएससी का भी गठन किया गया। एक कमेटी गठित किया गया था, ली कमीशन। ली कमीशन के सिफारिश पर ही जो है 1926 में जो है यूपीएससी का गठन किया गया था। किस एक्ट के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। प्रांतों में जो है द्वैत शासन व्यवस्था भी लागू किया गया था इस एक्ट के तहत। अगला है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है? तो याद रखिएगा, इस एक्ट के तहत जो है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। जो राज्य है, राज्यों में जो द्वैत शासन व्यवस्था चल रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह व्यवस्था कहाँ स्थापित किया गया? अब केंद्र में पहली बार इसे प्रारंभ किया गया। और इसी एक्ट के तहत पहली बार ऑल इंडिया यूनियन, यानी कि संपूर्ण भारत को मिला करके, जितने भी देशी रियासत वगैरह है, सबको मिला करके एक क्षेत्र बनाने का प्रयास किया गया। तो बोला जाता है ऑल इंडिया यूनियन बनाने का प्रयास पहली बार किस एक्ट के तहत हुआ? 1935 के एक्ट के तहत। प्रांतों को स्वायत्ता दे दिया गया। प्रांतों को कहा गया कि आप अपना कानून स्वतः बना सकते हैं, अब पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। 1936 में, 1935 के एक्ट के तहत ही बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। बिहार और उड़ीसा, बिहार को उड़ीसा से नहीं, सॉरी, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था और उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। इसी एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत, म्यांमार या बर्मा को भी जो है भारत से अलग कर दिया गया था। 1935 के एक्ट के आधार पर ही 1937 में जो है एक केंद्रीय न्यायालय या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जो आज सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना 1935 के एक्ट के तहत ही किया गया था। अगला 8वां प्रश्न है हमारा, संविधान के अधिनियम, अधिनियमन, अधिनियमन हो गया है जी, हाँ अधिनियम, देख लीजिएगा। अच्छा नहीं, रुक जाइए, पहले परसेंटेज पढ़ लेते हैं। संविधान के अधिनियमन से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकारों के साथ असंगतता की स्थिति में शून्य हो जाएगा। हाँ ठीक है, याद रखिएगा, ये सेंटेंस पहले समझिए। देखिए पॉलिटी है ना, तो सेंटेंस को समझना पड़ेगा। ये सेंटेंस चूंकि वकील वाला मैटर आ जाता है यहाँ पे,
तो वकालत में आप जानते ही हैं किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसी प्रकार का शब्द आपको पॉलिटी में मिलेगा। कहा जा रहा है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह कानून जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है वह कानून शून्य मान लिया जाएगा। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था को कहते हैं न्यायिक समीक्षा। याद रखिएगा, आर्टिकल 13 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई अधिकार मौलिक अधिकार का हनन करे तो उस अधिकार को शून्य मान लिया जाएगा, यानी कि उस अधिकार को उसी समय से समाप्त मान लिया जाएगा। अगर कोई कानून जो मौलिक अधिकारों को छीनता है तो ऐसे कानूनों को मान्यता नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 13 में बताया गया है, अगर वह कानून मौलिक अधिकारों के साथ कभी भी ओवरलैप करेगा तो उस पुराने कानून को या उस नए कानून को जो मौलिक अधिकार का हनन करता है उसे मान लिया जाएगा शून्य। उसके आधार पर कोर्ट फैसला नहीं देगा। कोर्ट किस आधार पर फैसला देगा? मौलिक अधिकार के आधार पर, क्योंकि कहा गया है मौलिक अधिकार सामान्य परिस्थिति में किसी का भी हनन नहीं हो सकता है। इसीलिए अनुच्छेद 13 को मौलिक अधिकारों का आधार स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में जो है मौलिक अधिकारों को जो है अन्य अधिकारों से ऊपर का दर्जा दे दिया गया है। इसमें कहा गया है यह न्यायालय की शक्ति प्रदान करता है जिनके आधार पर मूल अधिकारों को असंगत विधियों को वे अवैध घोषित कर देगा। यानी कि कोई भी विधि अगर मौलिक अधिकार के आड़े आएगा तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यह उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रहरी है। यानी कि उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा आर्टिकल 32 भी इसी तरीके का है, लेकिन आर्टिकल 32 जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ संरक्षण देता है, किसी व्यक्ति या राज्य के खिलाफ संरक्षण देता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 13 क्या करता है? किसी कानून के विरुद्ध, बनाए गए कानून के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो याद रखिएगा न्यायालय की इसी शक्ति को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की शक्ति, आर्टिकल 13। अगला है जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करे, यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कर रहा हो, और कब करेगा? तो आर्टिकल 65 में आप जानते हैं कहा गया है कि अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे या किसी कारण से उपराष्ट्रपति सॉरी समझिए, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है किस कारण से, तो मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई या उनका तबीयत खराब हो गया या किसी भी कारण बस उनका अगर पद वर्तमान में खाली है, तो आर्टिकल 65 यह बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन वह कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उनका वेतन, उनका भत्ता, सभी कुछ उनको मिलेगा। और इधर जो उपराष्ट्रपति कार्य कर रहा था राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में, तो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में अब काम नहीं करेंगे, यानी राज्यसभा सभापति के रूप में वो काम नहीं करेंगे, अब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया है वो राज्यसभा के अध्यक्ष बने रहते हैं, नहीं बना रहेगा ना, अब तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो राज्यसभा में बैठने का तक बात ही नहीं होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का पालन वगैरह करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अब राष्ट्रपति की जगह वो काम करे, वो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहता है, बिल्कुल सही बात है, वो राज्यसभा का अध्यक्ष थोड़ी रहता है उस समय। लोकसभा स्पीकर राज्यसभा के अध्यक्ष पद का सारा कार्य करता है। राज्यसभा का सब, लोकसभा स्पीकर काहे करेगा राज्यसभा अध्यक्ष का काम? राज्यसभा का उपाध्यक्ष अपना होता है वो करेगा। बी वाला जो है सेंटेंस ये क्या है आपका? सही है, वो राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहता है। 10वां और अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत व्याख्या को प्रतिपादित किया? यानी कि संविधान की मूल ढांचा को परिभाषित किया गया था किस केस में, बताइए? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। ये 1973 में क्यों हुआ था? तो याद रखिएगा जो केशवानंद भारती जी हैं ये केरल के एक मठ के जो है आपका मठाधीश थे। इन्होंने जो है आपका एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। इसी केस की सुनवाई करते हुए जो है 13 जजों की एक पीठ, अब तक इतना बड़ा पीठ कभी नहीं बैठा है,
13 जज आपस में मिल करके किसी मुद्दे पर फैसला दे, तो ये पहला ऐसा टाइम था जब केशवानंद भारती के मामले में सुनवाई हो रहा था। 13 जजों की पीठ ने जो है एक फैसला दिया, और उस फैसले के तहत इन्होंने कहा कि देखिए, जो न्याय आपका संविधान का मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे के आधार पर ही संसद कानून बनाएगी। कहने का अर्थ है कि संसद मूल ढांचे को टच नहीं करेगी कानून बनाते समय। आपको अगर किसी चीज को जोड़ना है तो आप साइड से जोड़िए, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है वो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। यानी कि जब भी संसद कोई भी संशोधन करेगा, कोई भी संशोधन नहीं करेगा जिससे मौलिक अधिकार के ढांचा प्रभावित हो या मौलिक ढांचे को खराब करने का प्रयास हो। कहने का अर्थ है, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद अगर किसी प्रकार का संशोधन करना चाहे संविधान में तो कर सकता है, लेकिन संविधान की मूल भावना, मूल ढांचा उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। और मैंने इसी में कहा था कि पहली बार कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, केशवानंद भारती केस में ही कहा गया था। और याद रखिएगा, न्याय इसी में कहा गया है, न्यायिक पुनराविलोकन। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी फैसले पर कोई कानून संसद बनाता है तो उस कानून की जांच न्यायपालिका कर सकती है, इस आधार पे कि उन्होंने जो है कोई ऐसा तो कानून नहीं बना दिया जो संविधान के विरुद्ध हो। तो न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति न्यायपालिका के पास है। संसद द्वारा किए गए संशोधन के जांच संविधान के मूल ढांचे के विषय में करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत काम हुआ है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। यह कहा गया था केशवानंद भारती केस में। क्लियर इतना बात? तो आज इतना ही, 10 क्वेश्चन का ये सीरीज था, और वीडियोस आएंगे, इसी प्रकार के वीडियोस आएंगे। अभी प्रत्येक दिन एक वीडियो आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इससे क्या होगा कि हम भी मोटिवेट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। प्रयास रहेगा कि 2 वीडियो कम से कम मैं एक दिन में डाल दूँ अलग अलग विषय का। ठीक है, तो आज इतना ही।